के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय यूं न आहें भरा कीजिए, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन अकेडमी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। जैसा कि मैंने मैथ की पिछली क्लास में आपके 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। यानी कि जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं उनको कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से उनके एलसीएम, लसअ और एचसीएफ मसअ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहला हमें जो पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 12, 15 एंड 21, यानी कि 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब किससे लगाएंगे? अब 15 को लगाएंगे तो 15 को लगाते हैं 3 से, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। 21 को किससे लगाएंगे? 21 को लगाएंगे 3 से, तो 7 14 7 तिहाई 21, 7 एकम 7। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिख देते हैं। 12 का कितना है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और 15 का कितना है? 3 गुना 5 गुना 1, और 21 का कितना है? तो 3 गुना 7 गुना 1। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, यानी कि तीनों में कौन सा मिल रहा है? तो 2 तो किसी में नहीं मिल रहा है, हाँ 3 तीनों में मिल रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और 5 तो किसी में नहीं मिल रहा है और ना ही 7 मिल रहा है। 1 मिल रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो तीनों में 3 मिल रहा है, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा, मसअ होगा, वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया है। अब लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 × 2, और 3 तो तीनों में मिल रहा था तो 3 एक बार ही लिखेंगे। 3 × 5 × 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 4 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 7 4 7 1 7 28 7 6 42, यानी कि 420। इसका 420 एलसीएम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें दे रखा है कि 17, 23 और 29, यानी कि 17, 23 और 19 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 17 का। तो 17 में किसी से भागने लगता है, बस 17 और 1 से लगता है, यानी कि 17 एकम 17। और 23 भी, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये इसमें भी सिर्फ 1 से और खुद से लगता है, तो 23 होगा। और 29 में भी खुद से लगता है और 1 से लगता है। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका हो गया 17 गुना 1, इसका हो गया 23 गुना 1 और इसका हो गया 29 गुना 1। अब तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में ना ही 17 कॉमन है, ना ही 23 कॉमन है, ना ही 29 कॉमन है। तीनों में कॉमन है तो 1 कॉमन है, यानी कि तीनों में 1 है। तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ जो होगा इसका वो हो जाएगा 1, यानी मसअ हो गया 1। अब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुना 23 गुना 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 23 को 17 से पहले गुना करते हैं, 7 4 7 21 का 1 हासिल में 2, 7 दूनी 14, 15 16 गुना 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 6 3 9, 2 1 3। अब 391 आया, तो 391 को अब 29 से गुना करेंगे। 391 गुना 29, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल में 8, 9 8 27, 28 29 31 32 34 35, 35 गुना में 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1
7 9 2 1 3 8 9 10 11 12 13 का 3 हासिल में 1 7 3 10 और 1 11 यानी कि 11 3 3 9 ये इसका एलसीएम होगा, लॉसो होगा। यही आंसर हो गया आपका। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 8 9 और 25 यानी कि 8 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से लगाते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 का कितना होगा? 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 25 का 25 को लगाएंगे 5 से, 5 25, 5 एकम 5। अब तीनों का एक जगह लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 2, इसका 9 का आया था 3 गुना 3 गुना 1 और 25 का आया था 5 गुना 5 गुना 1। अब तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 है, तीनों में कॉमन नहीं है। 3 है, 3 भी नहीं है। 5 है, 5 है, 5 भी नहीं है। तो कॉमन क्या बचा? 1 कॉमन है, यानी कि इसका जो एचसीएफ मॉस हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इनका आपका एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 24, 24 तिहाई कितना होता है? 24 तिहाई 4 तिहाई 12 का 2 हासिल में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 24, 24 तिहाई 72। अब 72 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल में 1, 7 5 35 और 1 36, 360 आ रहा है। 360 को फिर 5 से गुना करना है तो कितना आएगा? 0 6 5 30 का 0 हासिल में 3 5 3 15 16 17 18, यानी कि आपका 1800 आ रहा है। 1800 आपका लॉस हो जाएगा और मासा हो जाएगा 1। तो अब आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि दो पूर्णांक आपको दिए गए हैं 306 और 657 और इसका मौसा एचसीएफ आपको दे रखा है जो कि है 9 दिया है। ये पहले से हमें दे रखा है कि एचसीएफ जो है इनका वो 9 है और एलसीएम हमें निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का के लिए क्या सूत्र हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और उधर एचसीएफ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एचसीएफ नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया एलसीएम का। अगर आपको एलसीएम दिया हो और एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और एलसीएम नीचे आ जाएगा। अभी हमें कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, इसलिए एचसीएफ नीचे है। तो इसी फॉर्मूले पे हम उसको बैठा देंगे। तो हमें पहली संख्या क्या दे रखा है? 306, यानी कि पहली संख्या हम 306 को मान लेंगे और दूसरी संख्या हमारी जो है वो हो जाएगी 657 और हमें जो मौसा है एचसीएफ दे रखा है वो है 9। तो 9 नीचे लिख देंगे। अब 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 8 9 27, 9 27, 28 29 30, 3 बना 9 8 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे काट के 34 आया। अब 34 को और 657 को गुना करेंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा और हमारा वो आंसर होगा। तो 657 को 34 से गुना करके देखते हैं कितना आता है। 7 14 7 1 7 चौक 28 का 8 हासिल में 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल में 2, 6 चौक 24 25 26 गुना में 7 चौक 7 21 का 1 हासिल में 2, 5 3 15 16 17 का 7 हासिल में 1, 6 5 6 18 1 19, 8 2 1 3 6 6 12 1 13 का 3 हासिल में 1, 9 10 11 1 12 का 2 हासिल में 1 1 2, यानी कि 2 2 3 3 8 यही हमारा एलसीएम होगा और यही आपका आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो, यानी कि 6n के अंक 0 पर समाप्त हो रहे हैं कि नहीं, ये जांच करना है हमें। तो 6n जो है
इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3, यानी कि 3 × 2 = 6 होता है, और n है तो यानी कि n होगा यहाँ पे, तो 2 × 3 n, ये 6n का अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन जो भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती है उनका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 × 5 n होता है, यानी कि तभी तो 0 पे समाप्त होगी, 2 या 5 होगा तो 2 × 5 n होगा अभाज्य गुणनखंड, तभी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी और प्राकृत संख्या होगी। जो प्राकृत संख्या 0 या 5 पे 0 पे समाप्त होगी उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 n के रूप का होना चाहिए, n के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें दे रखा है 6n, और 6n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × 3n है, यानी कि ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अतः 6n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जो भी प्राकृत संख्या 0 पे समाप्त होगी उनका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5n होना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य कैसे है, तो हमको ये चेक करना है। तो लिखते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब इनमें हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो 13 को कॉमन लिया तो 7 × 13, 7 × 11 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो हो गया 13, 77 + 1 यानी कि 13 × 78। तो ये आपको लग रहा है कि अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या क्यों होगी? क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिनके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो खुद संख्या होती है और 1 होता है। लेकिन यहाँ पे इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 1 के अलावा भी दो गुणनखंड है दे रखे हैं, 13 और 78, यानी कि ये जो होगी ये भाज्य होगी, भाज्य संख्या होगी। अब दूसरी वाली जो दे रखी है उसको चेक करते हैं। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें लिख देंगे कि जो हमारी ये संख्या है दी हुई ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? इसलिए है क्योंकि इसके 1 के अतिरिक्त भी 2 अभाज्य गुणनखंड है। अब हम चलते हैं इस वाले पर, तो इस पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 × 6 क्या होगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे मैंने 13 को कॉमन लिया था, 7 × 6 × 1 गुना में यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 और प्लस में 1, 5 7 6 42, 42 कम 42, 42 तिहाई, 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 42 तिहाई, 84 तिहाई 4 4 12 का 2 हासिल में 1 8 16 24 1 25, 42 42 42 42 42 दूना 84, 84 तिहाई 252 और 252 चौके 4 दूनी 8, 5 20 का 0 हासिल में 2 4 दूनी 8 9 10, यानी कि 1008 आया और प्लस में 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 1009। इसके भी हमारे 1 के अलावा 2 अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, भाज्य होगा, न कि अभाज्य। इसमें भी आप लिख देंगे कि अतः इसके गुणनखंड जो संख्या दी हुई है इसके गुणनखंड हमें 1 से अधिक दिए हुए हैं, एक के अतिरिक्त 2 अभाज्य गुणनखंड और दिए हुए हैं, इसलिए ये जो है संख्या अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि कोई एक खेल का मैदान है जो कि है वृत्ताकार, यानी कि सर्कल की तरह है, और उस रास्ते पर उस मैदान के
चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी कि उस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लेकिन जो रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में और साथ में चलना शुरू करें तो दोनों कितने मिनट के बाद मिलेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन रफ कर देते हैं और 18 और 12 मिनट का हमें एलसीएम निकालना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा जो था उसमें कह रहा है कि जो सोनिया है उसको लगता है कितना मिनट, 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जो रवि है उसको लगता है 12 मिनट। तो दोनों उसी पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो हमें दोनों का एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालने पर हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे उसी पॉइंट पर। तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 12 का 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो दोनों में ये 2 मिल रहा है, ठीक है, और ये 3 भी मिल रहा है दोनों में, और 1 भी मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, ये वाला 3 लिखेंगे एक बार, और 2 गुना 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 12 36, 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 हमारा एलसीएम आ गया, और यही आपका आंसर है। या इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट बाद दोनों उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली 1.2 ख़त्म होता है, और मैं काजल सिंह इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में हमारी अगली प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 1.3। तब तक के लिए बाय बाय।